तो डे 1 कार्बन का रिवीजन जब हम कर रहे थे तो हमने ये बातें करी कि कार्बन की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है। वो अभी कुछ और बातें उसमें करनी बाकी है, लेकिन हमने जितनी बातें उसकी कोवेलेंसी से रिलेटेड की हैं या बेसिक उसकी जो प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स कार्बन के हैं और कार्बन के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड जितनी बातें हमने करी हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद एलोट्रॉपी के बारे में और आगे रिवीजन करना शुरू करेंगे। तो देखें कि वी हैव सम क्वेश्चंस। सबसे पहले बात करते हैं, डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन इन रिलेशन टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 4 होगा, यानी उसके इनर शेल में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है के शेल की, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और बाकी 6 में से जो 4 बचे वो आउटर मोस्ट शेल में एल शेल में होंगे। तो एल शेल इज़ द वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे। एंड कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन की वैलेंसी 4 है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन इज़ टेट्रावैलेंट, 4 वैलेंसी वाला है। तो तो जो कार्बन टेट्रावैलेंट है उसका कार्बन के रिएक्टिविटी पे, कैरेक्टरिस्टिक्स पे फ़र्क पड़ता है। हाँ, हमने कहा कि कार्बन क्योंकि टेट्रावैलेंट है इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना या गेन करना पॉसिबल नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। लूज़ करना क्यों पॉसिबल नहीं है? कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने लायक किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी नहीं होती। गेन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि गेन अगर कर लेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जिसको एक 6 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पाएगा, तो अनस्टेबल रहेगा, स्ट्रक्चर हो नहीं पाएगा ऐसा। तो इसलिए कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके केवल कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। कार्बन के कंपाउंड्स केवल कोवेलेंट क्यों होते हैं, इसका आंसर भी इसी में मिल जाता है ना। और टेट्रावैलेंट है क्योंकि वैलेंसी 4 है, इस वजह से उसके चारों तरफ एक एक सिंगल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी हो जाती है, या वो एक बार में एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड एक साथ बना सकता है, या एक साथ 2 डबल बॉन्ड्स बना सकता है। ये उसकी वर्सेटैलिटी में ऐड हो जाती है ये प्रॉपर्टीज़। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ हम बहुत चीज़ें समझा सकते हैं कार्बन की। तो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन इज Kl24, thus it has 4 electrons in its outermost shell. In order to react or to achieve noble gas configuration, it should either gain or lose 4 electrons. Number 1, it cannot gain 4 electrons and become C-4 anion, because its nucleus with 6 protons cannot hold on 10 electrons. Also, it cannot lose 4 electrons, become C4 plus, because a very large amount of energy would be required to remove 4 electrons from a small atom like carbon having a very close nucleus with 6 protons. So, carbon overcomes our problem and forms a large number of compounds by sharing its valence electrons with other atoms of carbon or with atoms of other elements, thereby satisfying requirement to attain noble gas configuration of all the combining atoms. दूसरा क्वेश्चन देखें, What is a covalent bond? छोटी सी बात है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड टू अचीव द नोबल गैस कन्फिग्रेशन और टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स। हाँ, the covalent bond is said to be formed when 2 atoms achieve stability by sharing of an electron pair. अब वो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, ईच कंट्रीब्यूटिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन पेयर। इन दिस वे द एटम्स कैन बी रिगार्डेड एज हैविंग एक्वायर्ड अ नोबल गैस कन्फिगरेशन। हाँ, तो 2 एटम्स जब आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव अ नोबल गैस कन्फिगरेशन टू बिकम स्टेबल, द टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड एंड द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन दिस मैनर आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स। Explain the formation of covalent bonds in chlorine molecule, carbon tetrachloride and ammonia. ठीक है, तो देखो
क्लोरीन मॉलिक्यूल सबसे पहले देखें हम, क्लोरीन का एक एटम जो है उसके आउटरमोस्ट शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287 है ना। 17 इसका एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। क्लोरीन का मॉलिक्यूल 2 क्लोरीन एटम से बनेगा और दोनों के बीच में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए तो ये आपस में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। क्लोरीन एंड क्लोरीन विल गेट कंबाइंड विद ईच अदर। अब क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल के 7 इलेक्ट्रॉन्स शो कर दो। इसका भी है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो between two atoms of chlorine there is a single bond sharing of 1 electron pair, and each chlorine atom combined this way will have 3 lone pairs each। दोनों के पास में 3 लोन पेयर है। इसको कैसे शो करेंगे? Cl सिंगल बॉन्ड Cl और लोन पेयर्स इस तरह से आप दिखा दें। हाँ, वी कॉल इट Cl2। क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, Cl2, 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन। और क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा मतलब 4, क्लोरीन 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 क्लोरीन, कार्बन 1 2 3 4 electrons in its outermost shell, and क्लोरीन हम इसको क्रॉस से शो कर देते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को। 7 electrons, each chlorine atom will have 7 electrons in its outermost shell। देखो तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। क्या हो रहा है? सब क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा और इस तरह से ये कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा। तो CCl4 इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। हम इसको ऐसा शो करेंगे, इधर साइड में कर देते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, सारे सिंगल बॉन्ड है ना, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ है। क्लोरीन 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 क्लोरीन, CCl4 लोन पेयर्स हम दिखा रहे हैं। सबके ऊपर, हर क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर्स है 3 और we can demonstrate it like this as a formula CCl4, carbon tetrachloride। Then ammonia is NH3, ये आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के पास आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से 2 हम यहाँ पे शो कर देते हैं, बाकी 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1। तो यहाँ भी 3 सिंगल बॉन्ड मिल रहे हैं हमें। एक लोन पेयर इधर दिख रहा है, लेकिन अब देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस लोन पेयर एंड 3 shared electron pairs। we have got NH3, एक लोन पेयर, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है ये NH3। फॉर्मूला इज अमोनिया का NH3, ठीक है, एकदम इजी है सब। What are covalent compounds? है ना, सब सिंपल क्वेश्चन है। कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या हैं? जिनके एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स हो, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जिन कंपाउंड्स को फॉर्म किया जाता है, जिनकी फॉर्मेशन जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुई है,
वो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। द कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स, है ना। आप इसमें ऐड कर दें कि द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देयर कंस्टिट्यूएंट एटम्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द कंपाउंड्स formed by sharing of electrons between their constituent atoms are called covalent compounds। ठीक है ना। चलो अब देखें ये क्या है कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स। हाँ, कार्बन कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स एक ही बात है क्या? वैसे एक ही बात नहीं है। कोवेलेंट कंपाउंड्स केवल कार्बन कंपाउंड्स ही होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोवेलेंट कंपाउंड्स और भी हो सकते हैं, लेकिन कार्बन के कंपाउंड्स केवल कोवेलेंट कंपाउंड्स ही होते हैं। तो ये बात आधी ठीक है ना। ये बात ध्यान रखें, इससे ये ना समझ जाए कि कार्बन कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स है तो इसका मतलब हम कोवेलेंट कंपाउंड्स को ये बोलने लग जाएं कि द कार्बन कंपाउंड्स दे आर नॉट द सिनोनिम्स, है ना। क्वेश्चन में इस तरह से लिख दिया गया, उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देखो कि कोवेलेंट कंपाउंड्स का क्या वो है, मतलब एज अ अगर हम देखें कोवेलेंट कंपाउंड को कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। हमने आयनिक कंपाउंड की बात की थी मेटल नॉन मेटल पढ़ते समय, तो उस समय हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। हम कह रहे थे कि हम कार्बन में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम जैसे आयनिक कंपाउंड को कहते थे कि क्योंकि उनके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है आयनिक कंपाउंड्स में, तो उनकी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आयंस बन जाते हैं और आयंस के बीच में बड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इस वजह से बॉन्ड बनते हैं। तो हम कहते थे कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, वो सॉल्यूबल इन वाटर है, वो जब वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं तो क्योंकि वो आयनाइज हो जाते हैं तो फिर दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उनके बॉन्ड क्योंकि बड़े स्ट्रॉन्ग हैं तो इस वजह से उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लगती है, इस वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे सारी बातें उसके ऑपोजिट है ना। हालांकि क्रिस्टलाइन सॉलिड वाला पॉइंट हम यहाँ पे ना मेंशन करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 पॉइंट्स जो है वो कॉमन यहाँ पे हम यूज़ करें। एक तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं क्योंकि बॉन्ड्स आर वेरी वीक, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो जनरली। नंबर 2, दे आर ऑलवेज बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स नहीं होते, तो हम इनको कहते हैं दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। आपको याद होगा हमने आयनिक कंपाउंड्स को कहा था दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। फिर ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, वाटर में सॉल्यूबल नहीं होंगे, है ना। दे आर सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डू नॉट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, वाटर में इजीली सॉल्यूबल। वहाँ हमने कहा था कि दे आर रेडिली सॉल्यूबल इन वाटर, बट यहाँ हम कह रहे हैं कि दे डू नॉट गेट डिजॉल्व इन वाटर इजीली। सो दीज आर द डिफरेंसेस। फिर देखें नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली लो मेल्टिंग, मतलब कि उनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स क्यों हैं। जाहिर है कि द बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स दैट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड एंड अ वेरी लिटिल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड टू मेल्ट अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट्स आर लो। कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल्स बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वीक एंड सो हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, वो अलग अलग हो जाते हैं इजीली।
कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वाई? वाई दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होने के लिए क्या चाहिए? सॉलिड्स में तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और लिक्विड्स में आयंस चाहिए. हाँ, ये इनमें आयंस होते ही नहीं हैं क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हैं. जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा उसमें आयंस होंगे क्या? सवाल ही नहीं उठता. हाँ, आयंस होते तो आयनिक कंपाउंड होते ये. तो ये इस वजह से कंडक्टर्स नहीं है, दे आर बैड कंडक्टर्स. कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स दैट इज आयंस आर फॉर्म्ड. Hence, such compounds are generally bad conductors of electricity. तो ये बातें हमने करी थी. अब थोड़ी सी बात कार्बन के एग्जिस्टेंस के बारे में, क्योंकि हम कह रहे थे कि भाई कार्बन जो है वो सबसे कंबाइन तो होता रहता है, उसकी टेट्रावेलेंसी है, कोवेलेंसी है, इस वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं उसके. लेकिन एलिमेंट्री फॉर्म में वो कैसे एग्जिस्ट करता है? हाँ, यानी एज कार्बन एलिमेंट, जो कि अदरवाइज अर्थ क्रस्ट में भी बहुत कम है, वैसे भी बहुत कम है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वैसे भी. लेकिन एलिमेंट्री फॉर्म में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सब जगह वो मिलता है. तो हम कहते हैं कि कार्बन एग्जिस्ट करता है एलिमेंट्री फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ इट्स एलोट्रॉप. बेसिकली देखो क्या होता है कि कार्बन जो है, कार्बन में दो तरह के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं. एक तो होते एक तो उसकी सिमेट्री होती है, तो हम कहते हैं कि सिमेट्रिकल. कार्बन सिमेट्रिकली जब मिलता है, वही स्ट्रक्चर्स आपकी बुक में बताए गए हैं ना. उसके बाद उसके अलावा ये अमोर्फस भी हो सकता है. तो जो सिमेट्रिकल है उसमें हम इसके एलोट्रॉप्स की बात करते हैं. एलोट्रॉप्स की बात उसके सिमेट्रिकल फॉर्म्स में करते हैं. कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स, जो कि हम यहाँ पे बकमिंस्टर फुलरीन पढ़ रहे हैं C60. बकमिंस्टर फुलरीन, द फर्स्ट फुलरीन विच वॉज सिंथेसाइज्ड. और जो अमोर्फस है, जो सिमेट्रिकल नहीं है, दैट इज योर कोल, चारकोल, इनकी कोई सिमेट्री नहीं है. तो हमें ये कोल चारकोल के बारे में आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया गया. ये एलोट्रॉप्स हैं. एलोट्रॉप्स आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल एलिमेंट फाउंड इन नेचर. तो डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स की फॉर्म में कार्बन मिलता है एलिमेंट्री फॉर्म में नेचर में. तो डायमंड जो है वो कैसा है? डायमंड में एक कार्बन के चारों तरफ 4 कार्बन एसोसिएटेड रहते हैं. इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, which is considered to be the most stable structure. और इस वजह से क्या होगा कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग. अब ये देखो, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स बीइंग अ नॉन मेटल. नॉन मेटल अदरवाइज तो सॉफ्ट माने जाते हैं अगर सॉलिड फॉर्म में हुए तो. जैसे आप सल्फर को देख लो, फास्फोरस को देख लो, हाँ, कार्बन के ही दूसरे फॉर्म को, ग्रेफाइट को देख लो. नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, बट दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस. वाई? बिकॉज ऑफ दिस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. या फिर डायमंड की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेटल से भी बहुत ज़्यादा है. 4000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट है. दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. तो डायमंड जो होता है वो एक एलोट्रॉप है. दूसरा है ग्रेफाइट. ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन के साथ में एसोसिएटेड रहता है क्रिस्टल में, और एक वैलेंसी फ्री रहती है, या कह सकते हैं उसके पास एक इलेक्ट्रॉन वैसे ही फ्री रहता है जैसे कि मेटल्स के पास रहता है. एंड दैट इज़ वाई द ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.
irrespective of being a non-metal. Non-metal की प्रॉपर्टी है कि they are bad conductors of electricity, but exception comes as graphite, which allows the current to pass through it because of these electrons, free electrons present inside it. Fullerenes, they are actually a group of various fullerenes, but the first fullerene which we synthesized in the laboratory was C60, that is Buckminster fullerene. तो ये तीन तरह के सिमेट्रिकल एलोट्रॉप्स हैं. एलोट्रॉप्स आपसे पूछा जाए व्हाट इज एलोट्रॉप, तो आप बोलोगे कि एलोट्रॉप्स आर द various forms in which a single element can be present in nature. डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन्स की फॉर्म में, और अगर अमोर्फस भी देखें तो कोल एंड चारकोल की फॉर्म में हमें प्योर कार्बन एलिमेंट मिलता है. ठीक है, तो कल की क्लास में इसके आगे का रिवाइज करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे. थैंक यू.